आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसकी यात्रा करेंगे, कैसे वो बना, है ना। तो उसको पढ़ते हैं आज। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हुआ क्या है, अंग्रेज़ हमारे देश में 1600 में आए थे, 31 दिसंबर 1600 को। 1600 से लेके ये ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लोग आए थे और बेसिकली ये लोग यहाँ पे व्यापार के मकसद से आए थे। 1600 से लेके और 1765 तक का जो समय था उसमें इन लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पे अपने पैर जमाए, है ना। ज़्यादा हम लोग हिस्ट्री की बातें हिस्ट्री की तरह से ना करके पॉलिटी की तरह से समझेंगे, पॉलिटी की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो 1765 में इन्होंने क्या किया, दीवानी राइट्स ले लिए, है ना। दीवानी राइट, दीवानी क्या होती है? दीवानी का मतलब है सिविल रेवेन्यू से रिलेटेड। दो तरीके के कोर्ट्स होते हैं, अभी हम बात करें तो दो तरीके के कोर्ट्स होते हैं या दो तरीके के अपराध होते हैं। एक होते हैं जो तो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। क्रिमिनल मतलब होता है जैसे कि मारपीट, दंगा फसाद, है ना, खून और ये सब। और दूसरा होता है सिविल। सिविल का मतलब होता है पैसा, प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो सब सिविल कोर्ट में आते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या करा, राजस्व के तीन उस समय जो प्रेसिडेंसीज थी, मतलब तीन स्टेट्स कह लीजिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके दीवानी राइट्स इन्होंने ले लिए। यहाँ से शुरुआत हुई है। और देखो ये ट्रेडिंग कंपनी थी। ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे, क्योंकि इनको दिखा भारत मतलब था ये सोने की चिड़िया, और उसको किस तरीके से और ज़्यादा लूटा जाए, और ज़्यादा लूटा जाए, वो सिर्फ एक इनका ये मकसद था। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, जब मैं कह रही हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यात्रा, तो कॉन्स्टिट्यूशन की यात्रा से मतलब ये नहीं है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो हमने जो बनाया है और उसमें इनका कोई बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, इनका कोई योगदान नहीं है। अंग्रेज़ भारत में सिर्फ लूट के मकसद से आए थे और इन्होंने जो भी ये एक्ट्स, जिनकी एक्ट्स की आज हम लोग बात करेंगे, जो समय समय पे अंग्रेज़ अधिनियम भारत के अंदर लेकर आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ है, उस संविधान के अंदर कुछ चीजें इनके द्वारा बनाए गए किसी ना किसी एक्ट से ली गई थी। सही है। तो आज हम अंग्रेजों ने जो समय समय पे कानून बनाए, इसको सही शब्दों में ऐसा बोला जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, 1765 में इन लोगों ने दीवानी राइट्स ले लिए। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, उसे बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का जो आइडिया था, वो आइडिया दिया था श्री एम.एन. रॉय ने। सही है। तो उससे लेके, और उसकी शुरुआत होती है 1773 से। 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। यहां से आप मानिए कि धीरे धीरे करके गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक गवर्नमेंट में तब्दील होना शुरू हो गई थी। ठीक है। अच्छा, 1773 से लेके और 1858 तक का जो शासन था अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कंपनी का शासन था वो। 1858 के बाद चीजें बदल गई। कारण क्या था? 1857 में हमारे देश के अंदर एक स्वतंत्रता समर हुआ था, आंदोलन हुआ था बहुत जबरदस्त, जिसे वीर सावरकर जी ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। अब देखिए 1773 में क्या करा, 1773 में ये एक्ट लेकर आए। कोशिश क्या थी कि किस तरीके से पूरे देश को एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड किया जा सके। सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीकृत किया जा सके, सत्ता इनके हाथ में आए पूरे देश की, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व, ज्यादा से ज्यादा लूट ये इस देश में कर सकें। कारण सिर्फ ये था। इनको ग्लैमराइज या इनको किसी तरह से ग्लोरीफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन्होंने हमारे देश को बर्बाद किया है। सही है। चलिए अब देखिए, तो 1773 से लेके 1858 तक का जो शासन था, कंपनी रूल, फर्स्ट लेकर आए ये लोग रेगुलेटिंग एक्ट, और मकसद था सिर्फ देश को कंट्रोल करना, जिससे कि लूट हो। मैं अगेन इस बात को बोल रही हूँ। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो सबसे पहली चीज करी है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये जो चैप्टर है, यहाँ से पॉलिटी की हम लोग एक तरीके से फर्स्ट चैप्टर होता है ये पॉलिटी का, और जैसे मैंने पहले भी कहा, फर्स्ट चैप्टर से लेके और लास्ट चैप्टर तक पॉलिटी पूरी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से ये मत समझना कि ये तो एक्ट्स, पता नहीं इनमें से कुछ क्वेश्चन आते होंगे। यूपीएससी से लेके अलग अलग एग्जाम्स में इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स के जो फीचर्स हैं वो मैंने इसमें आप लोगों को बताए हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला इन्होंने क्या किया, पहला इन्होंने एक पद का सृजन किया। वो क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्होंने गवर्नर जनरल बनाया, है ना, बंगाल का। मतलब उस समय बंगाल का तो इन्होंने बनाया, उसके साथ में बॉम्बे, मद्रास, है ना, ये जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, तो इनके ये जो दोनों अलग प्रेसिडेंसीज थी, उसको इन्होंने नीचे कर दिया, और जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, है ना। मतलब गवर्नर जनरल, जो एक तरह से गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल बंगाल बना दिया। समझ में आई बात? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बोला जाता है किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। और उसके साथ में उनके 4 सदस्य बना दिए, मतलब उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो कदम था वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। अभी जो कोलकाता है वो उस समय कलकत्ता था। 1774 में इन्होंने भारत के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने सृजन किया, और सबसे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे लॉर्ड इम्पे। सही है। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट से आप मतलब ही समझ रहे होंगे, रेगुलेट करना चीजों को, है ना, अपने हिसाब से, मतलब चीजों को एक तरीके से काबू में करने की कोशिश करना। अब देखिए इसके बाद क्या आता है। इसके बाद आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, जो किया आया था 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया है? इसमें इन्होंने क्या है, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब देखिए यहाँ से क्या है, 1773 से ये लोग एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ चल रहे हैं, एक ट्रेडिंग कंपनी,
जो एक व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, वो धीरे धीरे करके यहाँ के शासन को अब चंगुल में फांसती जा रही है। और वो उसके बाद एक तरीके से एक बहुत बड़ा एक एम्पायर इन्होंने खड़ा किया, मतलब हमको तोड़ फोड़ करके और डिवाइड एंड रूल और ये सारे करके एक तरीके से पूरे भारत पर अपना आधिपत्य कर लिया। ठीक है, तो उसमें दूसरा कदम इन्होंने उठाया था किस चीज़ का, पिट्स इंडिया एक्ट का, जो कि 1784 में आया था। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो कमर्शियल फंक्शंस थे कंपनी के, जिससे कि प्रॉफिट ज्यादा हो, देखो यहाँ पे और कोई बात नहीं है, भारत का किसी भी तरीके से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे उनको यहाँ पे अलग कर दिया, जिससे कि दोनों की दोनों चीजों को अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सके। साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक पद का सृजन जो कि पहले से चला आ रहा था कंपनी के समय से ही, है ना, तो उसको तो दे दी इन्होंने जिम्मेदारी किस बात की, कमर्शियल फंक्शंस की। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कुछ निदेशक, है ना, वो लोग देखेंगे क्या, वाणिज्य, समझ गए ना, एक तरह से समझ लीजिए जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी, भाई आप लोग हो, आप लोग संभालिए वित्त को देश के। और दूसरे तरफ दे दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये नए पद का सृजन हुआ पिट्स इंडिया एक्ट से, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें क्या करा इन्होंने, पॉलिटिकल जो अफेयर्स थे, किस तरीके से देश को सेंट्रलाइज किया जा सके, अथॉरिटी पूरी की पूरी अपने हाथ में आए, वो इन्होंने यहां से करना शुरू करा। समझ में आया। अब तीसरा देखिए, ये सारे कहलाते हैं चार्टर एक्ट, है ना, जैसे एक रेगुलेटिंग हो गया, पिट्स इंडिया आ गया, अब चार्टर एक्ट शुरू हो गए। सही है, तो ये आएंगे कब तक, 1858 से पहले जो एक्ट्स होंगे वो है चार्टर एक्ट। उसके बाद क्या आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि उसके बाद सरकार बदल जाएगी, उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी और पूरी जो सत्ता है वो क्वीन के अधीन से चले, क्वीन के अधीन पहुंच जाएगी, है ना। चल देखिए, अब आता है चार्टर एक्ट जो कि आया था 1833 में। इसमें इन्होंने क्या किया है, गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का था, 1773 में पद बनाया था, उसको इन्होंने अब क्या किया, पूरे भारत का बना दिया। सही है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, क्योंकि 1833 तक आते आते धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हुआ क्या है, मुगल एम्पायर तो एक तरह से डिक्लाइन सा ही होता जा रहा है, और बाकी के जो अदर जो उस समय के जो साम्राज्य हैं उनको भी ये तोड़ मोड़ करके और लालच दे दे के अपने हाथ में सत्ता लेते जा रहे हैं। और उसी तरीके से क्या कर रहे हैं, ये अपने जो फंक्शंस हैं उन्हें एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना। पहले कमर्शियल फंक्शन थे, फिर 1784 में पॉलिटिकल फंक्शंस आ गए। अब इन्होंने क्या किया, अपने उसको बढ़ाया, गवर्नमेंट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड, जो 1833 के बाद आए थे, वे थे विलियम बेंटिक। सही है, उसके साथ में इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। और यहाँ पे आके 1833 के एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिससे ये भारत में आए थे, उसकी जो कमर्शियल एक्टिविटी थी, बॉडी थी, वो एक तरह से इन्होंने खत्म कर दी। कारण क्या था, कारण इसका सबसे बड़ा ये था कि उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता था। जो भी भारत के अंदर आता था ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे काम करने के लिए, है ना, कंपनी की तरफ से, वो इतनी लूट करते थे। और वहाँ पे मतलब ये समझ लीजिए कि अगर इनको 1 रुपया यहाँ पे 1 रुपया कमाया है इन्होंने, उस समय का 1 रुपया मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, तो ये वहाँ पे उसका 10 पैसे भी शो नहीं करते थे। तो एक तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट को एक तरह से लॉस था, जिनकी परमिशन से ये लोग यहाँ पे आए थे। तो धीरे धीरे क्या किया, वहां की गवर्नमेंट ने इनको खत्म करके ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन चार्ज अपने हाथ में लेना शुरू किया। देन केम चार्टर एक्ट 1853। ये लास्ट चार्टर एक्ट है जो जैसे मैं आपको पहले बताई रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे फंक्शंस हैं, इनको हम समझते हैं। इसमें हुआ क्या, सबसे पहले इट सेपरेटेड, पृथक कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ठीक है ना, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और कार्यपालिका संबंधित कार्य को इन्होंने अलग अलग कर दिया इसमें सबसे पहली बात। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि गवर्नर जनरल क्या है और उसका काउंसिल क्या है। गवर्नर जनरल यहाँ पे एक तरह से आप समझ लीजिए आज के समय के अब तो क्या हो गया, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है ना, तो आप समझ लीजिए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एक तरह से, है ना, और काउंसिल हो गया उनका जैसे आज का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इस तरीके से। तो जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उस समय पे, अभी क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया 3 पार्ट में हमारे यहाँ पे सारा सिस्टम डिवाइडेड है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है, एक क्या है, जुडिशरी है। तो उस समय ऐसा तो कोई चीजें थी नहीं, क्योंकि वहां पे क्या ये लोग धीरे धीरे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं जिससे कि कंट्री को कंट्रोल किया जा सके फॉर द अटमोस्ट जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, है ना, और या लूट, रेवेन्यू भी नहीं बोलना चाहिए, अटमोस्ट जनरेशन ऑफ लूट, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, अब धीरे धीरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना शुरू करा है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उन्होंने उसके अंदर जो विधायी फंक्शन थे रूल मेकिंग के वो कर दिए अलग, और कार्यपालिका के मतलब जिस तरह से आप इंप्लीमेंट करते हो रूल्स को, है ना, उनको इन्होंने अलग कर दिया। सिंपल, सही है। इसके साथ में नेक्स्ट देखिए, अगला इन्होंने क्या किया, एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स इन द काउंसिल। जो काउंसिल था गवर्नर जनरल का, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप कहिए, है ना, अब आज की तरह नहीं है। आज क्या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इलेक्शन होता है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, और ये लोग इंपीरियलिस्टिक लोग थे, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि निरंकुश, है ना, और लूट मचा रहे थे देश के अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि 6 और नए मेंबर उस काउंसिल में इंट्रोड्यूस किए। फिर इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट देखिए, लेजिस्लेटिव विंग जो था काउंसिल का फंक्शनड एज मिनी पार्लियामेंट, है ना, मतलब वहां पे जो है रूल मेकिंग के काम होते थे, मतलब कुछ सदस्य बैठ के ये तय कर रहे हैं, ये इस तरह से हो रहा है कि भाई अब हम किस तरीके से क्या चीज कर सकते हैं, रूल मेकिंग हो गया। सही है, विधायी का पक्ष लघु संसद की भांति कार्य करने लगा। सही है, नेक्स्ट देखिए फिर क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड इन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इसमें दुनिया में पहली बार अंग्रेजों ने भारत के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग, ठीक है ना, चयन व भर्ती की खुली भर्ती की व्यवस्था का प्रारंभ।
सही है। मतलब जैसे आज के समय में एक ओपन कंपटीशन एग्जाम होता है ना, एक ऐड आता है, उसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है ना, फीस जमा होती है, फिर एग्जाम होता है, एग्जाम में मेरिट बेसिस पे फिर सिलेक्शन होता है। इसकी शुरुआत हुई थी पूरी दुनिया में, भारत के अंदर अंग्रेजों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि ये जो पॉइंट है इसका प्रावधान इन्होंने 1833 में भी किया था, लेकिन वो माना नहीं गया था, तो इस वजह से इसको 1853 में मानते हैं, क्योंकि 1853 में ये लागू कर दिया गया था। सही है। और इसको करने के लिए इन्होंने ये करा कि भाई एक ओपन कंपटीशन एग्जाम होना चाहिए, ये तो इन्होंने कर दिया। उसके बाद एक नियम बना दिया। अब उस नियम को लागू करवाने के लिए और एग्जाम कैसे होगा वो सारी चीजें तय करने के लिए फिर क्या किया, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय लोक सेवा समिति, और जो कि बनी किसकी अध्यक्षता में, मैकॉले के नाम से, मैकॉले समिति, जो कि एक बहुत फेमस समिति है, 1854 में ये बनी थी। और इस समिति ने जो सुझाव थे उसके आधार पे भारतीय एजुकेशन सिस्टम आज जो व्यवस्था है कि मतलब बहुत पीछे चला गया है। बहुत सारी चीज़ें रट्टू तोते की तरह हमारे देश में होती हैं, बच्चे रट लेते हैं, बहुत सारी इस तरह से चीज़ें जो हो गई हैं। और जो एक हमारे यहाँ का मॉडर्न जो सिस्टम था वो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि मकोले का कहना था कि अगर इस देश पे शासन करना है तो इसकी रीढ़ तोड़नी पड़ेगी, जो कि क्या थी, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, है ना। और उस एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल कर दिया, क्योंकि इन लोगों को क्या चाहिए थे, बाबूज, एक बाबू की क्लास चाहिए थी, मतलब नौकरी करने वाले लोग। और वही करा इन लोगों ने। हमारे यहाँ पे क्या एक क्रिएटिविटी जो है, मतलब एक नया स्टार्टअप लॉन्च करना, नई चीज़ें लॉन्च करना, वो तो चीज़ें जो है हम लोग सिर्फ एक नौकरी की तरफ ज़्यादा भागते हैं, वो चीज़ें क्रिएटिव जो माइंड होता है उसको इन्होंने एजुकेशन के द्वारा बहुत बहुत पीछे धकेल दिया। और उसकी शुरुआत इन्होंने कहाँ से करी, 1854 से, क्योंकि ये लोग जानते थे कि एजुकेशन के मामले में हम इंडियंस से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो इन्होंने हमारे यहाँ की अच्छी चीज़ें अपने यहाँ पे लागू कर दी, और जो सबसे बेकार जो इनको लगता था कि इससे इनका भारतीयों का दिमाग डेवलप ही नहीं, मतलब एक तरह से सिर्फ बाबू ही ये बनेंगे, सर्विस क्लास, वो इन्होंने हमारे देश में लागू किया। समझे ना। इसके बाद देखिए फिर क्या है, इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने सबसे पहली बार इसमें, क्योंकि देखो इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट एक्ट था जैसे मैंने बताया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें इन्होंने बंगाल को ऊपर किया, बंगाल के जो गवर्नर, उसमें गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, है ना। और बाकी की जो प्रेसिडेंसीज का मतलब आज का प्रोविंस मतलब स्टेट, है ना, जो थी जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, उसको इन्होंने उसके नीचे कर दिया। लेकिन अभी क्या किया है, अभी 1853 तक आते आते काफ़ी देश के ऊपर इनका होल्ड हो गया है ना। तो यहाँ पे इन्होंने पहली बार जो लोकल रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब जो कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ये जो प्रेसिडेंसीज थी, इसमें से भी कुछ लोगों का मतलब अपॉइंटमेंट एक तरीके से इन्होंने सेंट्रल जो लेजिस्लेचर थे उसमें करना शुरू करा। फॉर एग्जांपल जैसे कि होता है राज्यसभा के अंदर अपॉइंटमेंट, राज्यसभा में एक तरीके से इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना राज्यसभा के अंदर आज के समय में, अगर हम लोग देखें तो, है ना। लोकसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन है, राज्यसभा कहाँ पे होती है, सेंटर के अंदर, उसमें कहाँ से जाते हैं, जो स्टेट असेंबलीज होती है उसमें से चुन के वहाँ पे लोग जाते हैं। बस यहाँ पे इसी तरीके से ये है ग्लिम्स, मतलब एक शुरुआत आप मान लीजिए थोड़ी सी, आज के समय की जो सिस्टम की वो उस समय पे ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने की थी। सही है। अब उसके बाद क्या होता है, 1853 के बाद हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है, जिससे कि इनकी नींव हिल जाती है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी भारत देश में हो सकता है, और शायद आज़ादी उसी समय पे मिल जाती, लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों ने इन लोगों का साथ दिया, और सारा जो इतने लोगों की मेहनत थी वो बेकार गई, इतने लोग वीरगति को प्राप्त हुए। खैर, तो फिर 1858 से लेकर और 1947 का जो शासन है उसको कहा जाता है क्राउन रूल। अब हुआ क्या है, 1600 में ये अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और इन्होंने शासन यहाँ मतलब ट्रेडिंग करते करते इन्होंने शासन शुरू कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, और साथ में फिर क्या होना शुरू हो गया, साथ में जो है लोगों के मन में बहुत असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन, और उसकी वजह से फिर 1857 की क्रांति हुई। तो अब वहां की सरकार हिल गई, तो उन्होंने क्या किया, पूरे जो शासन है उसको उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। सही है। अब अंडर में करने के बाद वो एक एक्ट लेकर आए जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, और इसके तहत इन्होंने कुछ चेंजेस शुरू करे। सही है। अब दो बातें समझने की हैं, इसके पहले पूरे सिस्टम को 1773 से लेके और 1858 तक इनकी कोशिश थी सिस्टम को सेंट्रलाइज करने की, जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ। और अब क्योंकि लोगों को इन्होंने देख लिया कि लोगों के मन में बहुत जबरदस्त असंतोष है, और ये भारत को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि सोने की चिड़िया है भारत, बहुत पैसा है यहाँ पे, जितना मतलब अभी तो उनको लूटना था देश को और ज्यादा, है ना। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि अब कुछ ऐसे स्टेप हम लोगों को लेने चाहिए जिससे कि लोगों को ये लगे कि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, और ये हमारे देश के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। अब वो स्टेप्स इन लोगों ने शुरू करे, तो लुभावना, एक तरीके से बहलाना। तो अब इसमें फर्स्ट क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कुछ चेंजेस इन लोगों ने करने शुरू करे, जैसे कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था जो 1773 में क्रिएट हुआ, अब उस शब्द को हटा के इन लोगों ने नया शब्द लेकर आया, उसको बोलने लगे वाइस रॉय। पहले वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो पद था ये खत्म कर दिया, अबॉलिश्ड मतलब खत्म, समाप्त कर दिया। इसके साथ में इन्होंने एक और नई व्यवस्था करी, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, एक नए पद का सृजन किया जिसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सरकार का सचिव। सही है। और ये रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना हमारे देश के अंदर, है ना, ये अब ये पद कैसा है उसको समझते हैं। जैसे हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना आज के समय पे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसमें एक पद हो
कि भाई भारत देश का मतलब जैसे कि भारत पूरे देश के लिए एक और कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए भारत देश को देखने के लिए, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, है ना, समझ के इस तरह से। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर होता था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था, लेकिन इसका काम क्या था, इसका काम था भारत को देखना, सही है। तो ये कैबिनेट रैंक का था, रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इस पद का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो अब हुआ क्या है, डबल एक तरीके से गवर्नमेंट हो गई है। भारत में आ गया वाइस रॉय, ठीक है, वाइस रॉय पूरे देश को देखेगा यहाँ पे, और वाइस रॉय किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, वाइस रॉय अकाउंटेबल होगा किसके प्रति, इस सेक्रेटरी के प्रति, और ये सेक्रेटरी अकाउंटेबल किसके प्रति होगा, वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, जो कि आता है किसके अंडर में, क्राउन के अंडर में। समझ में आया। तो इन्होंने सिस्टम को अब इस तरीके से बनाना शुरू किया। नेक्स्ट आता है इस सीरीज का जो है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या है, इसमें देखिए, वाइस रॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस इन हिज काउंसिल। यहां पे इन्होंने भारतीयों को परिषद के अंदर नॉमिनेट करना शुरू किया, सीधा सीधा, है ना। और उसके सदस्य जो सबसे पहले जो उसमें मनोनीत हुए थे, अच्छा ये हुआ पहले भी है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होता था, है ना, मतलब जैसे प्रावधान कर दिया और कुछ मेंबर्स अपॉइंट किए भी, लेकिन वो नीचे के काउंसिल में रह जाते थे, है ना। मतलब वाइस रॉय के काउंसिल में जो सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव जो एक काउंसिल था उसमें नहीं आते थे, वाइस रॉय के साथ काम नहीं करते थे, एक तरह से समझ ले मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं बनते थे, है ना। तो वहां पे इन्होंने ये नॉमिनेशन करना शुरू करा, ठीक है। तो जैसे उसमें भारतीय परिषद में जो सबसे पहले जो 3 लोग नॉमिनेट हुए थे वो कौन से थे, एक तो बनारस के राजा, एक पटियाला के महाराज, और साथ में दिनकर राव, है ना, सर दिनकर राव। उसके साथ में दूसरी चीज क्या करी है इसमें इन्होंने, मैंने कहा है ना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन शुरू करा है। तो इन्होंने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की जो पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर थी, वो वापस से रीस्टोर कर दी, वापस उसको प्रोवाइड कर दी। दूसरा कदम ये उठाया, सही है। उसके बाद गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। 1861 के कानून में 1859 में 1859 में लॉर्ड कैनिंग एक सिस्टम लेकर आए थे, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम होता है जैसे कि अभी मंत्रालय प्रोवाइड किया जाता है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, ये क्या है, ये पोर्टफोलियोज हैं। मतलब एक आदमी एक किसी काम को देखेगा, है ना। तो ये शुरुआत कब हुई थी, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये शुरुआत कब हुई थी, 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने करी थी, और इसको रिकॉग्नाइज किया 1861 के एक्ट में। क्लियर बिल्कुल। इसके बाद इट एम्पावर्ड द वाइस रॉय को बहुत शक्तिशाली बनाया गया टू इशू ऑर्डिनेंसेज, जो कि हम लोग जो हमने अभी लास्ट कल क्लास मैंने ली थी, तो उसमें मैंने प्रेसिडेंट के बारे में, अध्यादेश की शक्ति के बारे में बताया था। 123 अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करते हैं। इसी तरीके से अध्यादेश की शुरुआत कब हुई है, ये देखिए, वाइस रॉय अध्यादेश जारी कर सकते हैं 1861 के कानून से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट है 1892 का एक्ट, सही है। 1892 के एक्ट में क्या हुआ, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, है ना। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसके कुछ जो फंक्शंस हैं वो इंक्रीज किए गए, कार्य उसके थोड़े से बढ़ाए गए, एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। अभी तक बजट आता था, ये किस तरह से क्या खर्च करेंगे, देश के ऊपर क्या खर्चा इनको करना था, किस तरह से सरकार चलाएंगे, है ना, ये सारी चीजें। अभी क्या है, एक तरीके से आप समझिए टॉफी बांटने की व्यवस्था इन्होंने शुरू करी है ना, कि जिससे टॉफी, अभी आप सोच लिए कितने शार्प लोग थे 1857 की इतने जबरदस्त क्रांति के बाद, ये 1947 में यहाँ से गए हैं भाई, है ना। तो सोचो कितने शार्प, ये शार्प क्या थे, इन लोगों ने, हमारे ही कुछ लोगों ने गद्दारी करी, उस कारण सबसे बड़ा ये था। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस को बढ़ाया, और उसके साथ में क्या किया, गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट को डिस्कस करना सबसे पहले शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है ना, कि सबसे पहले जो ये बजट है और ये लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के जो फंक्शंस है, ये कब इंक्रीज किए गए, 1892 में, है ना। एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, पहली बार सरकार से उसके निर्णयों के बारे में पूछना का अधिकार जो काउंसिल के लोग थे उन्हें दिया गया। लेकिन बच्चों ये सिर्फ एक दिखाने की चीजें हैं, नहीं तो अगर इतनी अच्छी तरीके से सोचिए, इन्होंने 1892 में ये चीजों की शुरुआत करी है, उसके बाद भी हमारे देश में कितने बुरे हालात हुए हैं, है ना। ये बहुत सारी चीजें सिर्फ कागजी हैं, सिर्फ कागज पे ये चीजें करी गई हैं, और सिर्फ कुछ हाई क्लास उस समय के भारत देश के लोग, हाई क्लास से मतलब यहाँ पे है कि जो अंग्रेज लोगों के साथ मिलकर रहते थे, है ना, वो लोग इन सब चीज़ों में शामिल रहते थे और खुश रहते थे कि हाँ भाई अंग्रेज हमसे बात करते हैं और हमसे पूछताछ करते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था ये, ठीक है ना, दिखावटी सिस्टम सिर्फ। तो 1892 में इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट को डिस्कस करने का, और साथ में एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, सही है। यहाँ पे इस चीज़ की शुरुआत हुई। उसके बाद आता है 1909।
1909 का जो सुधार है उसको बोला जाता है ना, उसको बोला जाता है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। मोरले थे उस समय के सेक्रेटरी जो कि अकाउंटेबल थे किसके प्रति, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, और मिंटो वाइसरॉय जो कि भारत में थे, ठीक है ना। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, और इस ये जो पूरा ये जो कानून है, अब यहाँ पे इनके देखो असली रंग दिखाई देने शुरू होंगे। अभी तक तो ये दिख रहा था ना कि हाँ भाई, मैं आपको बार बार जैसे बता रही थी, जैसे बहुत बच्चे शुरुआत में इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ अच्छा ही काम किया है इन्होंने, ऐसी ऐसी चीज़ें शुरुआत करी नहीं। अभी देखिए यहाँ पे आके दिखेगा। तो इन्होंने क्या किया है उस समय पे, इन्होंने किया है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। 1857 की क्रांति में सिर्फ भारतीय थे, ना वहाँ पे कोई पंथ था, ना वहाँ पे कोई जाति थी, ना कुछ था, सिर्फ भारतीयों ने एक साथ कंधे से कंधा मिला के अंग्रेजों का सामना किया था। लेकिन और इन्हें ये चीज़ समझ गए थे ये लोग कि देश की, अगर हमें यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रहना है तो देश की एकता को तोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए इन्होंने सबसे पहला जो कदम उठाया वो उठाया 1909 में। देखिए इन्होंने 1858 के बाद कितने सारे एक्ट लेकर आए, और धीरे 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 करके 1909 में इन लोगों ने अपनी उसकी जाल जो इन्होंने बुना है उसकी शुरुआत करी। और वो क्या किया, वो फर्स्ट कदम क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। मतलब जो इलेक्शंस होंगे उसके अंदर मुस्लिम कैंडिडेट्स को सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट दे सकते हैं। मतलब कहीं पे तो एक जनरल चुनाव होगा, और बाद में फिर इन्होंने इस कैटेगरी के अंदर और अलग रिलीजन्स को भी ऐड कर दिया, जिससे कि एक तरह से भारत देश का बैल्कनाइजेशन हो जाए, मतलब सब लोग रिलीजन में बट जाएं। इस तरीके से इसकी जो शुरुआत हुई है, और ये इसकी बहुत कंडमनेशन हुआ था, बहुत इसके पीछे लोगों ने बहुत इनकी भर्त्सना करी थी, सही है। ये बहुत एक ऐसा कदम था जो कि 1909 का, जो कि बाद में जाके 1947 में इस देश के टुकड़े हो गए थे, है ना। उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। चलिए अच्छा बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अभी इसके बाद 2 एक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो बचे हुए हैं। एक 1935 का है, 1919 का है ना, और उसके बाद 1935 का, और फिर तीसरा आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें मतलब हम लोग आज़ाद हो गए थे, है ना। तो 2 एक्ट हैं जो अभी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वो मैं आप लोगों को कल क्लास में उसको मैं बताऊंगी, कल क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।